Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. So हम लोग JKPSC के सिलेबस को कवर कर रहे हैं and this is the second unit of JKPSC सिलेबस और आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सी बायसी शैली को पढ़ने वाले हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एस्ट्री कॉलेज और आज पर्सी बायसी शैली हु इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कह सकते कि इम्पॉर्टेंट सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट हैं. ठीक है. Before I begin this lecture, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe so that I can be motivated and bring more such content for you. Along with that, you can also join my Telegram channel. The link is in the description. चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग पर्सी बायसी शैली को पढ़ते हैं आज. सो वी आर कवरिंग JKPSC सिलेबस और हमने यूनिट 1 ऑलरेडी खत्म कर रखा है. अगर आप इन यूनिट 1 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं अभी स्क्रीन पे डाल देता हूं, आप वहां से जाके पूरी की पूरी सीरीज को देख सकते हो. अब हम लोग यूनिट 2 पे चल रहे हैं. यूनिट 2 का ऑलमोस्ट हमने आधा खत्म कर रखा है. ओल्ड इंग्लिश से लेके आई थिंक आपका ओल्ड इंग्लिश से नहीं शेक्सपियर से था है ना, पोइट्री सेक्शन में. तो शेक्सपियर से लेके हम लोग रोमांटिक्स तक पहुंच चुके हैं. उसके बाद कुछ और 5-6 राइटर्स बच गए हैं, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत ही जल्दी. हमारा जो ये लेक्चर सीरीज है वो 2 बजे मैं पोस्ट करता हूँ एवरीडे, तो आप 2 बजे आके इस चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं. अब देखो पर्सी बायसी शैली जो थे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोमांटिक पोइट एंड व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक एज तो सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट में इनका नाम बहुत बड़ा है. जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन पिछला जो वीडियो देखा हमने एस्ट्री कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो दे बोथ वेयर वन ऑफ द मेजर फिगर इन दी फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स. बट व्हेन इट कम्स टू सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स, पर्सी बायसी शैली, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट राइटर में से हैं. क्लियर है. देखो अगर सबसे पहला क्वेश्चन अगर बनेगा आपके एग्जाम में तो दे माइट आस्क यू कि इसमें से कौन से ऐसा राइटर है जिनका ट्रेजिकली शॉर्ट लाइफ था. तो सबसे पहला पर्सी बायसी शैली, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन, और तीनों सेकेंड जनरेशन के इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोइट्स थे. बस सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा. अब आगे कहता है पर्सी बायसी शैली जो थे, ही वॉज नोन फॉर हिज रिनाउंड he was renowned for his lyrical intensity, radical idealism and revolutionary spirit. इनकी जो थिंकिंग थी या इनका जो लिरिकल टोन था, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका पोम है द वेस्ट विंड, उसमें एक लास्ट लाइन है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. देखिए बहुत फिलोसॉफिकल चीजें उन्होंने बहुत पोइटिक तरीके से बोला है ना, जिसका मतलब है इफ विंटर कम्स, अगर विंटर आता है तो क्या स्प्रिंग विंटर से ज्यादा दूर है. विच मीन्स सिंपल समझो, फिलोसॉफिकल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पेन एंड सफरिंग है तो क्या पेन एंड सफरिंग के बाद क्या हैप्पीनेस नहीं आएगी. विच मीन्स कि हैप्पीनेस इज नॉट फार अवे, है ना. अभी कष्ट का समय है, जैसे विंटर में देखोगे एवरीथिंग बिकम्स डेड, है ना, हर चीज सूख जाता है ना, पूरा डेडनेस हो जाता है, डेजर्टेड हो जाता है. खासकर अगर पहाड़ी इलाकों में रहोगे, ये क्योंकि इंग्लैंड के राइटर थे तो ब्रिटेन में आप विंटर के समय में देखोगे डेडनेस दिखेगा, हर चीज, है ना, ड्राई लैंड दिखेगा. तो उस समय में उसके बाद स्प्रिंग आता है. तो कहता है कि अगर विंटर आ चुका है तो क्या विंटर के बाद स्प्रिंग नहीं आएगी, विच मीन्स देयर इज ऑलवेज होप. तो देख रहे हो इनका जो लिरिकल जीनियस है, लिरिकल जो इंटेंसिटी है वो इनके वर्क्स में दिखेगा आपको. एंड he belongs to the second generation which I have already explained, along with Lord Byron, John Keats. आपको तीनों नाम याद रखना है. ये तीनों के तीनों सेकंड जनरेशन राइटर हैं और तीनों ही सेकंड जनरेशन के इंपॉर्टेंट राइटर में से एक हैं. क्लियर है. नाउ लेट्स टेक अ लुक अब बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ पर्सी बायसी शैली. अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो, तो मे बी दे माइट आस्क यू सच क्वेश्चंस कि बायोग्राफिकल स्केच लिखना है पर्सी बायसी शैली पे, तो दिस माइट हेल्प यू एज वेल. तो इनका जो बर्थ है, he was born on August 4, 1792. डेट याद बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, when he was born, कब मरे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते खासकर इन तरह के एग्जाम्स में. देखो अब आजकल को जो एग्जामिनेशन का तरीका हो गया है ना, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर जो है वो ज्यादा केयर करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो या कितना नॉलेजेबल हो, है ना, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें सिर्फ रटना होता है, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस मतलब एकदम जो बेकार से बेकार क्वेश्चन बोला तो जाता है, क्रिटिकली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. जैसे आप नेट में देखोगे ना, तो नेट में जो 4 यूनिट है, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ये सारे के सारे जो चारों टॉपिक हैं, इसमें से कहता है कि हम क्रिटिकली देखेंगे कि किन बच्चों को कितना आ रहा है. बट एग्जाम में देखोगे आप कभी क्रिटिकल क्वेश्चंस आते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं. दीज क्वेश्चंस आर नॉट क्रिटिकल क्वेश्चंस. आप माइंड चेक ही नहीं कर रहे हो, है ना, बस रट्टा मार वाले बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हो. तो हमें
स्केप्टिकल नहीं होना है, हमें अपने आप को उसी तरीके से ढाल देना है जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जामिनर को समझो, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितना आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, जितना आप समझोगे एग्जामिनर को, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना। क्योंकि जब आप एग्जामिनर को, दो चीज है, आप अगर सिलेबस को समझ गए तो समझ लो कि आपका आधा एग्जाम वहीं पे क्वालिफाई हो गया। अच्छे से सिलेबस को पढ़ना नहीं है, यू हैव टू रीड द सिलेबस थॉरली। उसके बाद आप एग्जामिनर को अगर समझ गए तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, आप प्रोजेक्टाइल बना सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है, एंड उस तरह से आप क्वेश्चन के, क्योंकि देखो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, जैसे जेकेपीएससी है ना, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रहा है, तो जेकेपीएससी में कौन से प्रोफेसर होंगे, क्वेश्चन बनाने वाला कौन होगा, उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे। जैसे जम्मू के यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर को बुला लिया जाएगा, है ना, या फिर कश्मीर में कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनको बुला लिया जाएगा, दो चार प्रोफेसर को बुला लिया जाता है, उसी जगह के प्रोफेसर को बुलाया जाएगा, या बहुत हो सकता है तो एक दो दिल्ली से बुला लिया, हिमाचल से बुला लिया, है ना, और सब मिलकर उस कमेटी में क्वेश्चन बनाते हैं। फिर उस कमेटी में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर प्रोफेसर में से इंक्लूड करके क्वेश्चन को आपको दिया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन बनाने की कमेटी में था एक बार, तो आई नो क्वेश्चन किस तरह से बनाई जाती है। एक ही प्रोफेसर के सारे क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें मल्टीपल प्रोफेसर्स होते हैं और उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो जो ट्रेंड है ना, जब आप क्वेश्चन बनाने वाली कमेटी को समझ पाओगे तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्लियर है? नाउ ही वाज बोर्न इन सुसेक्स इनटू अ वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इनके अंदर देखोगे वो जो रेडिकल आइडियलिज्म है ना, या फिर एक रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? हिज ग्रैंडफादर वाज अ baronet and his father was a member of parliament। इसी से पता चला he was a very powerful person, he was a very well settled person। मतलब इनका जो लाइफ था काफी वेल सेटल था, काफी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जो एजुकेशन था इटॉन कॉलेज से हुआ था 1804, बिटवीन 1804 से 1810 तक। ये भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, कौन से कॉलेज में पढ़े, बट अगर उसका सर फिर जाएगा तो दे माइट आस्क यू, तो बस आपको याद रख लेना है इटॉन कॉलेज में उन्होंने पढ़ा था। एंड देन ही वाज ऑफन बुलीड बट एक्सेल्ड, है ना, इन एकेडमिकली, क्योंकि अच्छे बच्चे थे, अच्छे मतलब एजुकेशन में काफी अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत एक्सेल किया, बहुत अच्छा किया। एंड ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, जहां पे 1810 से 1810 से 1811 तक उन्होंने पढ़ा। एंड देन ही वाज एक्सपेल्ड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई वाज ही एक्सपेल्ड, या फिर हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको आंसर देना है। अब देखो व्हाई वाज ही एक्सपेल्ड, उन्होंने 1811 में 1811 में एक साल के बाद ही, यूनिवर्सिटी जाने के एक साल के बाद ही उन्होंने कांड कर दिया, है ना। अब देखो कौन सा कर्म कांड इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने को ऑथर किया था एक ऐसे को जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म। एथिसिज्म क्यों जरूरी है ना, एथिस्ट होना क्यों जरूरी है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, है ना। एंड ड्यू टू विच ये जो यूनिवर्सिटी के डीन सब थे ना, उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग गया, एंड उनको लगा कि भाई ये मतलब गॉड के अगेंस्ट लिख रहा है, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट लिख रहा है, चलो इसको एक्सपेल कर दो। तो उस समय का जो इंग्लैंड था वो हमें पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा गॉड और रिलीजियस थे, है ना। आज भी देखोगे इंस्टीट्यूशन, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखोगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखोगे, है ना, तो वहां पे चैपल्स होते हैं, है ना, लोग प्रे करते हैं, वो भी स्कूल की तरह। तो वो उसने मेंटेन करके रखा है, चर्च ने मेंटेन करके रखा है ना। तो सारी की सारी चीजें जितने भी देखोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, खासकर क्रिश्चियन डोमिनेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें देखोगे सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है चर्च के थ्रू, है ना। तो जो चर्च बोलेगा वही होगा, तो ऐसे ही कुछ है। तो इनको भी क्या कर दिया गया था, इनको भी एक्सपेल कर दिया गया था। लेकिन आज देखो पछता रहा होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, देखो मैंने कितने ब्रेव पोइट को मैंने हटा दिया, आज रोमांटिक एज के सबसे इंपॉर्टेंट पोइट हैं। खैर उसकी वो भी लेता होगा कि भाई मेरे यहाँ पढ़ा है, मेरे यहाँ पढ़ा है। बट एनीवे, नेक्स्ट हिज फर्स्ट मैरिज एंड अर्ली रेडिकलिज्म, क्योंकि इनके थॉट रिवॉल्यूशनरी थे, काफी रेडिकल था। तो 1811 में देखो, ये बहुत बदमाश आदमी लड़का था, है ना। 1811 में इसको प्यार भी हो गया, इलोप कर गया, भाग गया, है ना, अपनी प्रेमिका के साथ। आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला है। इंडिया और ब्रिटेन में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रिटेन में आप अकेले वर्क कर सकते हो, है ना, जाके। यहाँ पे लोग फैमिली के साथ इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि फैमिली छोड़ने के बाद काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि डिमोटिवेटेड फील करते हैं, है ना, काफ़ी स्ट्रगल करने लगते हैं फिर, क्योंकि इंडिया का कल्चर ही बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर से अलग है। जैसे मेरा बहुत सारे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, तो मैं एक बार
ये जो हमारा सेवंथ वंडर है ताजमहल, वहां गया हुआ था। तो मैंने देखा कि दोनों भाई अपने अपने फूड का खुद का पे कर रहा था। एंड वन ब्रदर सेड कि आई विल पे फॉर द रविश एज वेल। तो सब अपने अपने पे कर रहा था। तो मैंने पूछा कि यू आर द बिगेस्ट ब्रदर, है ना, उसका नाम केलब है जो मेरा फ्रेंड है। तो मैंने उसको बोला कि ही इज योर यंगेस्ट ब्रदर और वो आया है यहाँ पे घूमने के लिए, तो यू आर सपोज टू बी पेइंग हिम ना, दिस इज हाउ इन इंडिया वी पे। तो उसने बोला क्या, नो ब्रदर वी डोंट डू दिस इन अमेरिका, अमेरिका में सब अपने अपने फूड का अपना अपना पैसा खुद ही पे करते हैं, तो हर कोई अपने पैरों पे खड़ा है। बट इंडिया में देखोगे 25, 26, इवन 30 तक, यूजुअली 30 तक मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो अपने माँ बाप के घर में ही रहते हैं, माँ बाप के साथ ही रहते हैं, है ना। ये कल्चर ही कुछ ऐसा है। और हमारा ये जो लड़का है पर्सी बाइसी सैली, वो इतना ज्यादा मतलब बदमाश है 1811 में, जो आजकल जो मॉडर्न जनरेशन के लड़के होते हैं, है ना, वैसा ही था ये। पढ़ने में भी उतना ही तेज है ना, बदमाशी करने में उतना ही तेज है। तो इन्होंने क्या किया था, 16 ईयर्स ओल्ड में हैरियट के साथ भाग गए थे, इलॉप कर गए थे, भाग गए थे, है ना। तो एक ये भी था कि नेसेसिटी ऑफ इस्लाम एक बहाना था लिखने का, मे बी, या फिर उन्होंने सच में यही कॉज होगा। देखो हम क्योंकि कंप्लीटली हमारे पास हिस्ट्री है, हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, हम उसके साथ रहे नहीं, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत सारी चीजें हुई होंगी, है ना, जिसकी वजह से इनको एक्सपेल कर दिया होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो उन्होंने वर्क लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, जिसकी वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया था, है ना। और जब एक्सपेल कर दिया गया था तो वो इलोप कर गए थे 16 साल की लड़की जिसका नाम था हैरियट के साथ, है ना। 16 साल की लड़की के साथ कभी मत भागना, बिल्कुल भी मत भागना, ये सब गलतियां मत करना इंडिया में, है ना। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस। हमारे भी यूनिवर्सिटी में आए दिन हम लोग ये कहानी सुनते रहते थे। खैर अब तो मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, तो जो पीजी की लड़कियां होती थी, तो फाइनल ईयर में जब एग्जाम देने जाती थी सेंटर पे, तो वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब हो जाती थी। तो पुलिस वाले आते थे कॉलेज में, तो हमें लगता था अरे पुलिस वाले क्यों आया है। फिर पता चलता था कि कुछ लोग इलॉप कर चुके हैं, मतलब भाग चुके हैं, उसकी साइकिल पड़ी होती है, किसी की स्कूटी पड़ी होती है ना। और उसी 2-3 दिन तक कॉलेज में वैसे ही पड़ा होता है। फिर जाके जब उसके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, है ना, तब जाके पुलिस आती है, पुलिस बताती है कि इतने लोग भागे। तो हर एग्जाम में एटलीस्ट 2 से 3, हमारी यूनिवर्सिटी की ऐसी कहानी है कि हर एग्जाम में, हर पीजी के फाइनल ईयर में 2 से 3 लड़कियां, लड़के भी ऑब्वियस बात है क्योंकि लड़कों का हमारे पास नहीं आता न्यूज़, लड़कियों का ही आता है क्योंकि घर वाले ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो ये भाग गया, वो भाग गया, वैसा भाग गया, और कोई दोबारा मिलता नहीं है कि कहाँ भाग के गया है। कुछ मिल भी जाते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं। तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी मत करना, है ना। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। एंड देन ही ही टूर्ड इंग्लैंड, मतलब वो इंग्लैंड गए, है ना, कैथलिक इमेंसिपेशन एंड आयरिश इंडिपेंडेंस को देखा, क्लोजली देखा, वहां से इंस्पिरेशन लिए। एंड देन देयर वाज अ सेपरेशन एंड इलॉपमेंट विथ मैरी गुडविन। देखो फिर ये लड़का बहुत बदमाशी किया। इसने क्या किया, वो हैरियट के साथ रिलेशन चला नहीं इनका, तो हैरियट बिकेम स्ट्रेन्ड, मैरिज जो था उनका हैरियट के साथ वो स्ट्रेन्ड हो गया, टूट गया, मतलब अच्छा नहीं चल रहा था। तो 1814 में, 1814 में ही इलॉप्ड विथ मैरी गुडविन अगेन। और ये जो मैरी गुडविन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मैरी गुडविन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, क्योंकि सी वाज द डॉटर ऑफ रेडिकल फिलोसफर विलियम गुडविन एंड फेमिनिस्ट मैरी वुllstonecraft, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो कि मैरी शैली से क्वेश्चंस आता है। फ्रैंकलस्टाइन जो वर्क है वो मैरी शैली के द्वारा लिखा गया है और वन ऑफ द मेजर गॉथिक कह सकते हैं कि नॉवेल है वो, और इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर देखो, इसी का नाम मैरी गुडविन से मैरी शैली बन गया था जब पर्सी बाइसी शैली से इन्होंने शादी करी। और मैरी शैली जो है वो डॉटर है मैरी वुllstonecraft की। और ये जो मैरी वुllstonecraft थी, सी रोट अ बुक कॉल्ड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। मैं यहाँ लिख देता हूँ विंडिकेशन, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। ये फेमिनिस्ट फिक्शन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। सो अगर फेमिनिज्म से क्वेश्चंस आएंगे, अगर रोमांटिक एज से क्वेश्चंस आएगा, तो ये टाइटल आपको याद रखने की जरूरत है। मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं कि कब पब्लिश हुआ था, बट आप देख लेना एक बार। आई गेस 1792 या 93 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है? और इसका डेट भी याद रखना, भूलना मत। प्लीज डू रिमेंबर द डेट ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, जो मैरी वुllstonecraft के द्वारा लिखा गया था। मैरी वुllstonecraft का जो हस्बैंड था विलियम गुडविन था, जिन्होंने भी फेमिनिस्ट लिटरेचर के ऊपर वर्क किया है, फेमिनिज्म के ऊपर वर्क किया है ना। तो इनका जो ये मैरी वुllstonecraft का एक ही आइडिया था उसके अंदर कि वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए।
है ना, इस पे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में यही क्वेश्चन रेज किया जाता है। और उनके हस्बैंड विलियम गुडविन थे, जो कि फिलोसफर थे, फेमिनिस्ट फिलोसफर थे। और मैरी गुडविन उनकी बेटी थी, जिनके साथ ये पर्सी बाइजी शैली की शादी हुई। एंड देन देयर इज सुसाइड और लीगल बैटल्स। हैरियट, है ना, प्रेग्नेंट विद थर्ड चाइल्ड, ड्रॉन्ड हरसेल्फ इन 1816। ये जो हैरियट थी, जो उनकी पहली वाइफ थी, है ना, वो अपने आप को ड्रॉन कर ली, मतलब मर गई। ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा नहीं। लेटर दैट ईयर मैरीज हाफ सिस्टर फैनी हैज कमिटेड सुसाइड एज वेल। ये भी सेली वाज डिनाइड कस्टडी एंड चिल्ड्रन। देखो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा वैसे, बट फिर भी आप इसको पढ़ लेना। सेली को बाद में कस्टडी डिनाइड कर दिया जाता है, उसको मिला नहीं जाता है ना, ड्यू टू हिज इमोरलिटी, क्योंकि वो इमोरल था, है ना, वो दूसरे के साथ इलोप हो गया था। तो ये सारी की सारी कहानियां हैं। तो इतने ज़्यादा अगर आप क्रिटिकली सोच रहे हो या क्रिटिकली किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, तो इतना बायोग्राफी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को, जितना कम किसी पर्टिकुलर राइटर के बायोग्राफी को लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप क्रिटिकली, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसके वर्क के आसपास की चीज़ों को लिखो, है ना। एनीवे, सेकेंड मैरिज होता है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फ्रेंडशिप विद बायरन एंड कीट्स, ऑफ कोर्स ऑल दीज थ्री वेयर इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द सेकंड जनरेशन, है ना। तो सेकंड जनरेशन वो लॉर्ड बायरन से मिलते हैं, जॉन कीट से मिलते हैं, उनसे इनकी फ्रेंडशिप होती है ना। स्विट्जरलैंड में, बायरन से स्विट्जरलैंड में वो मिलते हैं। फिर लाइफ इन इटली, फिर वो इटली जाते हैं। इवन देखो जितने भी राइटर थे इस एज के, सब इटली गए हुए हैं। क्योंकि इटली में अगर देखोगे आप, जब जॉन किट्स डाइड इन इटली, है ना, क्योंकि वहाँ का जो वेदर था वो ज़्यादा अच्छा था इनके ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो वो ट्यूबरक्लोसिस जब हो गया तो वो इटली मूव हो गए थे, है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वार्मर क्लाइमेट है। एंड देन ट्रेजिक लॉस, फेस्ड न्यूमरस पर्सनल ट्रेजेडीज इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ 3 of his 4 चिल्ड्रन। उनके 4 में से 3 बच्चे का डेथ हो गया था, है ना, विथ मैरी। एंड डेथ ऑफ बायरन्स डॉटर एलेग्रा एंड कीट्स की भी डेथ हो गई। फिर एलेग्रा के भी, जो बायरन की डॉटर थी, मतलब इनके सर्कल में जितने भी क्लोज लोग थे ना, उनसे बहुत लोगों का डेथ हो चुका था। तो वो भी चीज़ें इंस्पायर करता है। जैसे इसी एज के और भी राइटर हैं। एक और राइटर थे, देखो इनसे मुझे याद आता है, दोनों भाई बहन थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चार्ल्स लैम्ब, हाँ, चार्ल्स लैम्ब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। यूजीसी नेट की अगर वीडियो देख रहे हो आप, यूजीसी नेट के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब दोनों सिस्टर थी। और चार्ल्स लैम्ब ने भी अपने पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उनकी लाइफ के आसपास के जितने भी लोग थे, है ना, एक एक करके सब मरते चले गए थे। जिस तरह से जॉन की पर्सी बाइसी शैली ने देखा बहुत सारी डेथ को, उसी तरीके से चार्ल्स लैम्ब ने भी देखा है। तो चार्ल्स लैम्ब, इफ यू रीड वन ऑफ हिज मेजर ऐसे, इट्स कॉल्ड द ड्रीम चिल्ड्रन, तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि द काइंड ऑफ चिल्ड्रन ही वांटेड, है ना, उसके बारे में उसने लिखा है ऐसे के अंदर। तो मे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दे अगर आपके प्रोज फॉर्म से दिया गया है तो, बट फिर भी आप याद रखना, द ड्रीम चिल्ड्रन बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना, उसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, जिससे ये बातें कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह का बच्चा इसे चाहिए था, है ना। सो एक तरह से ड्रीम में लिखा गया, ड्रीम में तो नहीं, लेकिन ड्रीम चिल्ड्रन कि कैसा चिल्ड्रन होना चाहिए था, है ना। और ये अगर इनका चिल्ड्रन होता तो ये कैसा होता, इस तरह के बारे में लिखा गया। और इवन मैरी जो लैम्ब है, वो खुद ही अपनी माँ को चाकू भोग के मार दी थी। तो चार्ल्स लैम्ब का भी लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर था पर्सी बाइसी शैली का। ऑल्दो चार्ल्स लैम्ब वाज अ फिक्स, क्या कहते हैं, ही वॉज अ प्रोज ऑथर, है ना, ही वॉज अ प्रोज राइटर। और इनका जो एलिया है वो बहुत फेमस है, एलिया टाइटल, मतलब एलिया नाम से ये पब्लिश करते थे। बस इतना याद रखना है, इसके बियॉन्ड नहीं, मैं बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। फिर डेथ हो जाता है इनका, है ना, डेथ होता है कोस्ट पे, इटली के एक कोस्ट पे होता है। देखो इनका जो डेथ होता है वो बोट से जा रहे होते हैं, है ना, और अचानक से तूफान आ जाता है समंदर में, उसके बाद इनका डेथ हो जाता है। फिर हाँ, रोमांटिक एज को आप समझते हैं, सेकंड जनरेशन के राइटर थे। अब इसके कुछ बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह की चीजें लिखी जाती थी उस पर्टिकुलर एज में। तो कहते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल रिवॉल्यूशन। ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक एज, व्हेन वी टॉक अबाउट रोमांटिक एज, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल रिवॉल्यूशन, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड था। फ्रेंच आइडियलिज्म, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, फर्टिनिटी, ऑल दीज थिंग्स वेयर फ्रेंच आइडियल्स। और जिसके ऊपर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके ऊपर हुआ था, है ना, लोगों के अंदर लिबर्टी, मतलब लोग चाहते थे फ्रीडम, है ना, लोग चाहते थे इक्वालिटी। तो ये जो रिवॉल्यूशन था वो कहीं ना कहीं पर्सी बाइसी शैली को काफी इंस्पायर किया था। He also remained passionate advocate, for social justice, political reform and individual freedom throughout his lifetime. इसलिए इनके वर्क्स देखोगे काफी रेडिकल वर्क्स होते हैं,
है ना, जैसे इन्होंने अपने स्कूल डेज में ही दिखा दिया था। फिर एथिसिज्म एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हिज एक्सपर्सन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड जो था, द नेसेसिटी ऑफ, ये टाइटल आप याद जरूर रख लेना, रट लेना, द नेसेसिटी ऑफ इस्लाम, जो पब्लिश हुआ था इनका 1811 में आई गेस, जब इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई थी, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एंड देन ही वेहेमेंटली अपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस, मोनार्की, सारे तरह के टायरनी, हर चीज को उन्होंने उसके बाद ऑब्वियस बात है क्योंकि बचपन में ही जब उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है ना, जब यूनिवर्सिटी से उसको निकाला गया, तो वो इंसान उसके बारे में सोचेगा ना, ऑब्वियस बात है सोचेगा। तो वहां से ही वो उनकी जो थिंकिंग थी वो रेडिकल होना शुरू हो गई थी। एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गुडविन, अब वो ऑफ कोर्स गुडविन जो थे उनके वाइफ के हस्बैंड, फादर थे, सॉरी मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ, वाइफ के फादर थे, है ना। तो वहां से फादर इन लॉ होने के जैसे इन्होंने बहुत चीज सीखा उनसे, क्योंकि वॉज अ फिलोसफर, है ना। आर्काइज्म के ऊपर उन्होंने, फिलोसॉफिकल आर्काइज्म के लिए वो बहुत फेमस हैं, है ना। पावर ऑफ रीजन, खैर इतना ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद रख लेना कि ही वॉज अ विलियम गुडविन जो थे, ही वॉज अ फादर इन लॉ, है ना। और उनकी जो मदर इन लॉ थी उनका नाम था मैरी वुllstonecraft, जो कि फेमिनिस्ट राइटर थी। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। फिर न्यू प्लेटोनिज्म, जैसे मैंने बताया प्लेटो से इंस्पायर्ड हुए थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे राइटर्स, तो इनके भी थोड़े थोड़े आइडियाज, जैसे ब्यूटी, ट्रूथ, लव, आइडियल्स, ये सारे के सारे आपको दिखेंगे। न्यू प्लेटोनिज्म इनके अंदर दिखेगा, है ना। वो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ब्यूटी के बारे में बातें होती है, हाईएस्ट फॉर्म जो ब्यूटी है वो हाईएस्ट फॉर्म है, ट्रूथ हाईएस्ट फॉर्म है, लव हाईएस्ट फॉर्म है ना। इन सब की आइडियलिज्म देखने को आपको मिलेगा, जहाँ पे वो लव आर रिफ्लेक्शंस ऑफ हायर इटर्नल रियल्म, देख रहे हो ना, ये सारी की सारी चीजें हायर रियल्म से बिलोंग करता है। वैसे मैंने प्लेटो के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लेटो दो रियल्म की बात करता है, एक ऐसी रियल्म की बात करता है जो अपने आप में, जिसको बोला गया थिंग्स इन इटसेल्फ, है ना, जिसको आप नहीं जान सकते, जिसको उसने आउटर वर्ल्ड बोला, और एक ये वर्ल्ड बोला जो उसकी मिरर इमेज है, मिरर कॉपी है। तो आइडियाज जो है वो आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये जो ट्रुथ है, ब्यूटी है, आइडियाज है, तो उसका जो प्योरर फॉर्म है वो आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, विच वी कैन नेवर अंडरस्टैंड। बट ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो उसका मिरर इमेज है, वो उसका कॉपी है, ये प्लेटो कहता है। इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने केव थ्योरी में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लेटो की वो भी वीडियोस है, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हो, है ना, प्लेटो बाय रवीश सर, तो यू विल गेट द वीडियो, आप वहां से देख सकते हो। नाउ आइडियलिज्म एंड विजनरी थॉट, इनके जो थॉट्स थे काफी आइडियल्स थे, काफी विजनरी था। एंड सब्लाइम, क्योंकि लाइक अदर रोमांटिक्स ही वाज ड्रॉन टू द सब्लाइम आर्ट ऑफ नेचर। सब्लाइम का मतलब ही होता है ना, कोई आर्टिस्टिक, कोई ब्यूटीफुल चीजें, है ना। जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जिसमें ऑ एंड फियर दोनों एक साथ होता है, उसी को सब्लाइम कहते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता, है ना। फिर देयर वाज अ लिरिकल इंटेंसिटी, इनके वर्क में दिखेगा, रिबिलियस नेचर था, आउटकस्ट स्टेट था, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द लिटरेरी एनालिसिस ऑफ शेली। शेली के पोम्स जो थे लिरिकल, है ना, prowess था, है ना। इट इज आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट लिरिकल पोएट ऑफ द रोमांटिक पीरियड, ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट लिरिकल पोएट, है ना। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिकलिटी दिखेगी, है ना, रिथमिक फ्लूडिटी दिखेगी आपको, है ना, कमांड ऑफ इवोकेटिव इमेजरी दिखेगा, है ना। बहुत इंटेंस आपको फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन देखने को मिलेगा इनके वर्क में। जैसे मैंने बोला ना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बेंड, देख लो सेंटेंस बहुत पोइटिकली लिखा गया, लेकिन उसके अंदर बहुत फिलोसॉफिकल डेप्थ है ना। एंड देन फिलोसॉफिकल पोइट्री होते थे इनके, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो कि ब्यूटी के बारे में, ट्रुथ के बारे में, लिबर्टी के बारे में, जस्टिस के बारे में, नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, लव के बारे में, ऑल दीज थिंग्स, है ना, ऑल दीज एलिमेंट्स वेर प्रेजेंट इन हिज पोइट्री। एंड देन ही वाज अ प्रोफेटिक वॉइसेस, इनके जो वॉइसेस थे काफी प्रोफेटिक थे, विजनरी थे। मिथ मेकिंग, ऑफ कोर्स मिथ मेकिंग था, जैसे प्रोमीथियस अनबॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आई थिंक ये बुक कंप्लीट नहीं हुआ था, अनकंप्लीट वर्क है। एंड देन सिंबॉलिज्म, इनके वर्क्स में बहुत सिंबॉलिज्म है, जैसे विंड, क्लाउड्स, स्काईलार्क, है ना, वेस्ट विंड, जैसे वेस्ट विंड के अंदर जो क्लाउड है, क्लाउड भी सिंबलाइज कर रहा है, विंड सिंबलाइज कर रहा है, जैसे डिस्ट्रक्शन एंड क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद दैट, मतलब सेव भी करता है और डिस्ट्रक्ट भी करता है, वो है विंड, है ना, इनके बारे में जब पढ़ोगे तो। एंड देन देयर वाज अ इंटेलेक्चुअल पैशन, नेगेटिव कैपेबिलिटी, अच्छा ये जो कॉइन है विद अ ट्विस्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज अ टर्म विच वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स, आपको ये याद रखना है। वैसे जब जॉन कीट्स को पढ़ाऊंगा, इसके बाद शायद जॉन कीट्स को ही पढ़ाना है, तो कीट्स के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब नेगेटिव कैपेबिलिटी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ वाइल कीट्स एम्फसाइजेस डिसॉल्विंग इनटू अनसर्टिनिटी, ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो अनसर्टिनिटी में डिसॉल्व करना होता है। वैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेलिस नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ऑफन इन्वॉल्व अराउंड
involved embracing the vastness and mystery of the universe. So when it comes to negative capability in पर्सी बायसी शैलीज वर्क, उसके अंदर वास्टनेस और मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में बातें, मतलब सबलाइम के, सिंपल समझना है, सबलाइम के बारे में बातें करता है। वास्टनेस का मतलब ये सबलाइम है ना, तो जो सबलाइम नेचर है, नेचर का जो सबलाइम ब्यूटी है, उसके बारे में ये बातें करता है, वही इनकी नेगेटिव कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर आप जॉन कीट्स का पढ़ोगे तो जॉन कीट्स में एक अनसर्टिनिटी जो होती है ना, किसी वर्क का, है ना, जो आपको खासकर ये विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में मिलेगा, है ना। वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने लिखा था कि वर्ड्सवर्थ हैज दिस नेगेटिव कैपेबिलिटी, है ना, जो कि अनसर्टेन चीजों को मतलब डिसॉल्व करता है। वैसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू अगले वीडियो में, क्योंकि जॉन कीट्स को भी पढ़ाना ही है मुझे। एंड देन ही इन्फ्लुएंस सो मेनी राइटर्स जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, है ना, अल्जर्नन चार्ल्स स्विनबर्न। सो आगे जो आने वाले जनरेशन के राइटर हैं, विक्टोरियन राइटर, इन सबको भी इन्होंने इंस्पायर किया था। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। सो अर्लियर जो वर्क थे वो काफी रेडिकल था, जैसे जस्ट रोजी अ रोमांस, जैसे प्रोज वर्क, गॉथिक नॉवेल है। बस टाइटल याद रखना है आपको। देखो आपके सिलेबस में पोइट्री तो है, बट स्टिल राइटर का नाम दिया हुआ है, तो जब जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे उस राइटर के बारे में, यू मस्ट रिमेंबर दोज थिंग्स, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ पोइट्री सेक्शन से ही क्वेश्चन नहीं उठाएगा। हाँ है, इट्स ट्रू कि पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन उसको उठाने चाहिए, बट स्टिल उस राइटर के आसपास की जो भी चीजें होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, वहां से भी टाइटल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, बट दे माइट आस्क यू जस्ट रोजी किसका लिखा हुआ है ना, हु रोट जस्ट रोजी अ रोमांस, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बस। एंड देन सेंट इरविन, ये आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट रोजी आपको याद रखना है, दैट्स इट। ये वर्क जरूर याद रखना, द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, जिसकी वजह से इनको क्या किया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था। और किसके साथ लिखा गया था, टीजे हॉग के द्वारा लिखा गया था। याद रखना, दिस इज अ पैम्फलेट, दिस इज अ प्रोज वर्क। उसके बाद आपको याद रखना है क्वीन मॉब। क्वीन मॉब याद रखना, टाइटल फिलोसॉफिकल पोम है, बस टाइटल याद रखना है। अगर मन है तो आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, बीए के सिलेबस में है ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्क, अ लॉन्ग डायडेक्टिक फिलोसॉफिकल पोम विच इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, एक्सप्रेसिंग हिज रेडिकल एथिसिज्म, सॉरी हाँ, एथिस्टिक, एंटी मोनार्कल और वेजिटेरियन व्यूज। इसके अंदर क्वीन मॉब के अंदर बस आपको क्वीन मॉब टाइटल याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट। पर आप उसको रीड कर लेना एक बार फिर भी, जस्ट टू बी सेफ। नेक्स्ट जो पीरियड था वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट लिरिसिज्म और ड्रामा का पीरियड था, जैसे एलेस्टोर, टाइटल याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट। मॉन्ट ब्लैंक शिप, टाइटल याद रखना है आपको, नथिंग मोर देन दैट। हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ये याद रखना है, इसको पढ़ लेना आप, रीड, प्लीज डू रीड दिस पोम, रीड द पोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलस्टीन द मॉडर्न प्रोमीथियस, है ना, रिटन बाय मैरी शैली, बट शैली जो है उन्होंने हेल्प किया था एक्सटेंसिवली वो इनके वर्क पे। वैसे इनके बारे में माना नहीं जाता है, ऑब्वियसली बहुत सारे फेमिनिस्ट राइटर यहाँ पे बोलेंगे नहीं नहीं मैरी शैली ने अपने से खुद से लिखा था। ऑब्वियस बात है, जब हस्बैंड वाइफ होता है, क्योंकि मेरे फादर भी जब कुछ लिखते हैं या मेरी माँ भी जब कुछ लिखते हैं तो मेरे फादर बहुत सारा काम कर देते हैं उसमें, तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा होता ही है कि दोनों मिलकर ही काम करते हैं, ठीक है। बस टाइटल आपको याद रखना है, फ्रैंकलस्टीन लिखा गया था किसके द्वारा, मैरी शैली के द्वारा, बस इतना याद रखना है, इसके ज्यादा नहीं। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ये याद रखना है आपको, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इज अ पोम विच इज एन एपिक पोम, लॉन्ग स्प्रॉलिंग एलिगोरिकल नैरेटिव पोम। यहां से आपको डायरेक्ट टाइटल से क्वेश्चन आएगा, ये फिर भी आप पोम पढ़ लेना, क्योंकि ये लॉन्ग पोम है, इसकी समरी पढ़ लेना आप, ठीक है, रीड द समरी, इसकी समरी पढ़ना, इसको लाइन बाय लाइन मत पढ़ना। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, दैट्स इट। या फिर अगर आप समरी नहीं भी पढ़ोगे तो याद रखना, ऑटमन एम्पायर के बारे में लिखी गई थी इस पोम के अंदर, तो पूछ देगा विच पोम डील्स विथ ऑटमन एम्पायर, तो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है, दैट डील्स विथ द थीम ऑफ पॉलिटिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इंसेशुअस लव, है ना, इन सब के बारे में बातें करता है, पावर ऑफ लव, सेक्रीफाइस, इन सब के बारे में बातें करता है। एंड देन रोजलैंड एंड हेंडल, इसको याद रखने की जरूरत नहीं भी है, ये तो बहुत याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूलियन एंड मेडो, ये भी नहीं पूछेगा, वैसे टाइटल याद रख लेना आप, क्लियर है। एंड देन चेंची, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइटल, सिर्फ टाइटल याद रखना, चेंची बहुत लीस्ट फेमस है, बट स्टिल दिस इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। टाइटल याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें।
एंड देन ओड टू द वेस्ट विंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। इसको रीड करना लाइन बाय लाइन, रीड लाइन बाय लाइन। अगर इन बिटवीन द लाइन से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन हमेशा आपका ओड टू द वेस्ट विंड से ही पूछा जाएगा। दिस इज अ वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट पोम, वन ऑफ द सेलीज मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक लिरिक्स, है ना, जिसके अंदर ही टॉक्स अबाउट वेस्ट विंड का डिस्ट्रक्टिव एंड प्रिजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। जो वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रक्टिव भी है, वो प्रिजर्वेटिव भी है, वो प्रिजर्व भी करता है, वो लाइफ भी देता है, लेकिन लाइफ देने के साथ साथ वो डिस्ट्रक्शन भी लाता है क्योंकि बहुत तेज विंड चलती है ना। फिर सिंबलाइजेस रिवॉल्यूशन एंड रिन्यूअल, मैंने जैसा बताया रिवॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन का मतलब रिवॉल्यूशन लाना, रिन्यूअल मतलब फिर से नया होप देना। द पोइट विशेस फॉर द विंड टू स्कैटर हिज वर्ड्स लाइक एशेस एंड स्पार्कल्स। प्लीज डू रीड। मैं फिर कह रहा हूँ, यहां से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अगर इन बिटवीन द लाइंस बनेंगे तो ओ टू द वेस्ट विंड से ही बनेंगे। आपको एक एक लाइन पढ़ना है अच्छे से। मे बी जैसे मैंने बोला, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये लास्ट लाइन है। उसी तरीके से ओपनिंग लाइन से क्वेश्चन पूछ देगा, मिड लाइन से कहीं कहीं इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसको आप लाइन बाई लाइन पढ़ना। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस वन, देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो। अदरवाइज आप मुझे नहीं पता कि गूगल पे या यूट्यूब पे किसी ने लाइन बाई लाइन पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, गूगल पे उसको सर्च करो, उसकी लाइन बाय लाइन 2-3 बार उस पोम को पढ़ो, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ो, दैट्स इट। इतना आप कर लेना। मैं अगेन कह रहा हूं कि डू नॉट वॉच समरी ऑफ दिस पोम। अगर समरी पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आपके एग्जाम के क्वेश्चन छूट जाएंगे। पोइट्री कभी भी समरी नहीं पढ़ना है, पोइट्री का पहले उसको पढ़ना है, थरली पढ़ना है। एंड देन द मास्क ऑफ एनार्की व्हिच वाज पब्लिश इन 1819, लिखा गया था 1890 में लेकिन पब्लिश हुआ था 1832 में, है ना, व्हिच इज अ पॉलिटिकल सटायर। बस टाइटल याद रखना है और कुछ भी नहीं। मैन ऑफ फिल्म नहीं भी याद रखोगे चलेगा, जरूरत नहीं है। नाउ मेजर फिलोसॉफिकल एंड लिरिकल अचीवमेंट्स ऑफ पर्सी बाइसी शैली, प्रोमेथियस अनबाउंड, द सेंसिटिव प्लांट्स टू स्काइलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई, वीवीआई यहां से क्वेश्चन पूछेगा। दिस इज एन ओड, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पोम। द क्लाउड टाइटल याद रखना है बस आपको। दिस इज, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोम, यहां से क्वेश्चन फिर इन बिटवीन द लाइंस पूछ सकता है। दिस इज अ लिरिकल ओड इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग ऑफ अ स्काईलार्क, ठीक है। नाउ ओड टू लिबर्टी, ये भी याद रखना, ये भी ओड बहुत इनका इंपॉर्टेंट है। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई टाइटल याद रखना क्योंकि आपके अंदर क्रिटिज्म तो दिया नहीं गया है। अगर दिया होगा तो डिफेंस ऑफ पोइट्री एज अ क्रिटिक भी पढ़ सकते हो, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हो डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय पर्सी बाइसी शैली बाय रवीश सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोइट्री, जिसमें वो पोइट्री को डिफेंड करते हैं। दिस इज अगेन वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, जहां पे वो आर्ग्यू करते हैं कि इमेजिनेशन जो है थ्रू पोइट्री एक्सपैंड्स ह्यूमन सिंपैथी, रिफाइन इमोशंस एंड अल्टीमेटली फॉस्टर जस्टिस एंड लव, है ना। वो पोइट्री को डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पे नाम से पता चला है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, विच मींस ही वाज राइटिंग इन डिफेंड टू डिफेंड द पोइट्री, है ना। जैसे आई थिंक जेरमी बेन, नहीं क्या नाम था राइटर का, थॉमस लव पिकॉक। थॉमस लव पिकॉक ने एक वर्क लिखा था जिसमें उसने बताया था कि दे आर 4 डिफरेंट डिफरेंट एजेस, और खासकर ये जो रोमांटिक एज है वो एक तरह से आयरन आयरन ब्रॉन्ज इस तरह के, मतलब ब्रॉन्ज एज की तरह बन गया है, मतलब बेकार एज बन गया है ना। आज का जो जनरेशन के जो राइटर है ना, वो गोल्डन पीरियड की तरह नहीं रह गए हैं। तो इसी वजह से इन्होंने इसके रिबटल में ये क्रूशियल वर्क लिखा था। बट आपको यहाँ पे सिर्फ टाइटल याद रखना है क्योंकि पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। बट इन केस अगर डीप से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इसका लेक्चर भी मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। एडोनिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। दिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, पूछ देगा जॉन कीट्स के डेथ पे एलिजी किसने लिखा, पहला क्वेश्चन। इसी को घुमा के पूछ देगा एडोनिस किसके द्वारा लिखा गया है और किसके डेथ के ऊपर लिखा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1821। दिस पोएम इज एन एलिजी। एलिजी उसको कहते हैं जिसमें किसी के डेथ के बारे में मॉर्न किया जाता है ना, किसी के डेथ के ऊपर लिखा जाता है। ओके, नाउ हेलास, अ लिरिकल ड्रामा, नहीं भी याद रखोगे चलेगा। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, पोस्थ्यूमस पब्लिश हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस इतना ही है, इसके बियॉन्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जॉन कीट्स पे। अच्छा, बार बार आप लोग कह रहे थे कि सर पीडीएफ पीडीएफ, देखो पीडीएफ का जो प्राइस है वो 599 रुपीज है, दैट्स इट। आपका पूरा यूनिट 1 से लेके यूनिट कितना 6 है ना, 5 या 6, यूनिट 6 तक है आपका पूरा सिलेबस। सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ओनली एट 599।
एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे पीडीएफ के बियॉन्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। और मेरे वीडियोस आप जरूर देख लेना। मैं जिस वीडियो में जिस पोइट्री के ऊपर हाईलाइट करूंगा वो पोइट्री सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आपको पढ़ना है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप जरूर सर को याद करोगे कि हाँ सर आपने सच बोला था, इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं और एग्जाम अच्छा गया। एंड आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, देखो वीडियो बनाने से मेरा अभी कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट, है ना। और हार्डली कुछ लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा करें एग्जाम में आने वाले समय में, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले